Hello and welcome to our last lecture on the topic sports and nutrition for class 12. In this lecture we will cover the food disorders, food myths and food intolerance and allergies. So let's start. First of all, what are the food eating disorders? Some persons have the psychological imbalance. कुछ लोग होते हैं जिनको कि साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस होता है अपनी बॉडी इमेज को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, जिससे कि वो खाने से परहेज़ करते हैं. इसी को ईटिंग डिसऑर्डर का नाम दिया गया है. उनकी जो हैबिट होती है इरेगुलर ईटिंग की होती है. या तो वो बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे या तो बहुत कम खाना खाएंगे, या फिर किसी सेलेक्टिव फूड के अगेंस्ट में बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन शो करते हैं. किसी कलर को लेकर बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो करते हैं, किसी ब्रांड को लेकर बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो करते हैं. These all kind of disorders are eating disorders. So here we will discuss two type of the disorders which are in your syllabus. The first one is the anorexia nervosa and second one is the bulimia nervosa. So first start with the anorexia. Anorexia में body image जो होती है पर्सन की, वो बहुत ही ज़्यादा अपने को फैट महसूस करता है एक्चुअल में, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा थिन होता है. लेकिन साइकोलॉजिकली उसके ऊपर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो बहुत ही मोटा दिख रहा है. उसको कम करने के लिए वो पर्सन खाना नहीं खाता है. उसके सामने आप खाना दोगे तो मना कर देगा, या फिर खाना ले तो लेगा लेकिन मौका देखते ही उसको डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर देगा या फिर किसी और को दे देगा. और अगर गलती से उसने खाना खा भी लिया है तो खाना खाने के जस्ट तुरंत बाद डायूरेटिक्स, लैक्सेटिव्स या फिर वॉमिटिंग का यूज़ करके उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा. या फिर अगर उसको खाना खाने के बाद बहुत देर हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, जिससे कि वो अपने खाए हुए खाने को बाहर निकाल सके बॉडी के और फैट अपनी बॉडी पर ना जमने दे. इस तरीके के डिसऑर्डर्स के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है रिस्ट्रिक्टिव टाइप और दूसरा होता है पर्जिंग टाइप. रिस्ट्रिक्टिव टाइप में पर्सन जो होता है पेशेंट, वो खाना खाता ही नहीं है. उसको आप देंगे खाना तो वो खाना खाना ही बंद कर देगा, मना कर देगा. मिल भी जाएगा तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा. दूसरा टाइप रहता है पर्जिंग टाइप. पर्जिंग टाइप में पर्सन खाना खाने के बाद में उल्टियाँ करता है और खाने को बाहर निकाल देता है. सिम्टम्स इसके, क्योंकि वो पर्सन न्यूट्रिशन वैल्यू उसके बॉडी में कम हो जाती है तो उसको डिहाइड्रेशन, डिजीनेस, फेंटिंग, फटीग, लो ब्लड प्रेशर, लो बॉडी टेम्परेचर, ऑस्टियोपोरोसिस. बहुत ही सीवियर केस में अगर एज 40 के अबव है, जो कि पहले भी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया जा सकता है, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं. और वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और फीलिंग कोल्ड्स. बिहेवियर में उसके बिंजिंग ईटिंग, कंपल्सिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, सोशल आइसोलेशन, ज़्यादा पार्टी में गैदर नहीं होगा, अलग अलग पड़ा रहेगा जिससे कि उसको खाने के लिए ना पूछ ले. मूड उसका एनग्जाइटी, एप्रीहेंशन और गिल्ट का फील रहेगा कि मैंने खाना खाया तो क्यों खाया. गैस्ट्रोटेस्टिकल बात करें तो कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग उसके सिम्टम्स रहते हैं. गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है इरेगुलर हो जाती है या फिर एब्सेंस हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है तो उसका डेवलपमेंट भी रुक जाता है. ऐसे पर्सन्स में प्रोटीन की कमी के कारण नेल्स जो होते हैं ब्रिटल हो जाते हैं, ब्रूसेस आ जाते हैं, डिप्रेशन रहता है, डाइटिंग जैसा फील करता है, हेयर जो रहते हैं ड्राई हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, हेडेक आता है, ठंड महसूस करता है और हार्ट रेट लो रहती है. इसके कॉज क्या क्या होते हैं? एनोरेक्सिया जो होता है बेसिकली ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये साइकोलॉजिकल डिजीज़ है. साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर के तरीके इसको मान सकते हैं. जब हम आपको चाइल्ड विद स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में पढ़ाएंगे देन वी विल डिस्कस फर्दर मोर डिसऑर्डर्स. सो नाउ व्हाट इज द कॉज? ये बहुत सारे अलग अलग कॉजेज़ पर डिपेंड करता है. तो पहले इन्वायरमेंटल कॉजेज़ देख लेते हैं. इन्वायरमेंटल का मीन्स है कि पर्सन किस सिचुएशन में बिहेव करता है, किस सिचुएशन में रहता है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जिससे उसकी साइकोलॉजी इस तरीके से चेंज हो जाती है कि उसको वेट लूज़ करना है. तो उसका सबसे मेजर कॉज है बुलिंग. अगर आप किसी स्टूडेंट को कॉलेज में, स्कूल्स में बुलिंग करते हो उसके फैट को लेकर, उसके मोटापे को लेकर, तो उसके अंदर एक फिनोमेना आ जाती है, उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं मोटा हूँ या मैं मोटी हूँ तो इसकी वजह से मुझे लोग बुलिंग करते हैं. दूसरा फैशन, किसी भी फेमस एक्ट्रेस को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाना, किसी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हो जाना और उसके जैसा बनने की कोशिश करना. फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल किसी भी टाइप का अब्यूज़ होना, या फिर स्ट्रेसफुल इवेंट कोई भी आपके फैमिली में हो गया हो, किसी की डेथ हो गई हो, या फिर किसी की नौकरी चली गई हो, या फिर ब्रेकअप हो गया हो.
उस केस में ये फिनोमेना, ये जो भी फैक्टर्स हैं वो एनोरेक्सिया को प्रमोट करते हैं। जिस ग्रीफ की हमने बात की थी, तो ग्रीफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे भी कोई पर्सन डिप्रेशन में जाता है या फिर वो कोई भी ग्रीफ होता है उसको, तो 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है। उसके बाद वो मूव ऑन करता है। पहला होता है कि डिनाइल करता है वो सिचुएशन से कि ये सिचुएशन उसके साथ हुई नहीं है। दूसरा वो एंगर पे जाता है। इन दोनों स्टेजेस के बीच में मंथ्स का टाइम लगता है, कपल ऑफ मंथ्स मे बी। दूसरे स्टेज पे एंग्री होता है, अपने ऊपर हो सकता है, किसी और पर्सन को ब्लेम कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को ब्लेम कर सकता है कि इसकी वजह से ये फिनोमेना हुई है। फिर उसके बाद वो बार्गेनिंग करता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये वापस मैं इसको किसी तरीके से बदल सकता हूँ क्या। उसके बाद कपल ऑफ मंथ्स और मोर टाइम्स विल टेकन एट प्लेस, और उसके बाद वो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है कि ये फिनोमेना हो गई है, अब मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो खुद को ब्लेम करता है और डिप्रेशन में चला जाता है। और फाइनली बहुत समय के बाद, इट टेक्स अ ईयर, उसको एहसास हो जाता है कि ये जो फिनोमेना आई थी वो हमारी लाइफ साइकिल का एक हिस्सा थी, और उसके बाद वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो आगे मूव ऑन कर जाता है। देन बायोलॉजिकल कॉज, एनोरेक्सिया के कुछ बायोलॉजिकल कॉज भी होते हैं। इनहेरिटेंस में मिलता है अपने फादर से, अपने जेनेटिकली जो भी आपने मदर फादर पेरेंट्स हैं उनसे आपको मिल सकता है। उसमें आपके ब्रेन में जो केमिकल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से डाइजेशन, किसी भी फूड को लेकर एपेटाइट जो होती है, हंगर होती है, वो अफेक्ट करती है, और एनोरेक्सिया से वो पर्सन अफेक्ट हो जाता है। दूसरा, इसकी एक साइकिल होती है कि एक बार एक पर्सन जो है लूज़ करता है अपना वेट, जो उसका वेट लूज़ का प्रोसेस होता है उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स को स्किप कर देता है, उसकी बॉडी में कमी हो जाती है, और उसके ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिलने चाहिए थे वो भी नहीं मिलते हैं। तो इससे उसके ब्रेन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और जो फिनोमेना उसकी डाइट कम करने की थी वो और रेनफोर्स होने लगती है। उसको और लगता है कि मुझे और डाइट कम करनी चाहिए, उसका ब्रेन फिर सोचने समझने की शक्ति खो देता है। देन साइकोलॉजिकल कॉज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो सकती है उस पर्सन को, कोई भी स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है, डरा हुआ है, डाउटफुल है, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा परफेक्शनिस्ट है, उसको परफेक्शन चाहिए था। तो परफेक्ट तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, तो परफेक्शन को पाने के लिए वो प्रमोट करता है ये सब चीज़ें जो कि एनोरेक्सिया को प्रमोट करते हैं। उसकी निगेटिव सेल्फ इमेज हो, अपने आप को बुरा समझता हो, गलत समझता हो, ईटिंग प्रॉब्लम हो, उसके बचपन से या फिर इन्फेंसी के टाइम पर उसको सही तरीके से खाना पीना नहीं दिया गया हो, उसको बचपन से ही लगता हो कि हाँ इतना खाना सफिशिएंट है। जैसे बचपन में आप 2 रोटी खाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं आपको 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी की ज़रूरत होती है, लेकिन पर्सन ये सोचता है कि मैं पहले 2 रोटी खाता था, अभी मैं 2 रोटी खा के काम चलाऊँगा। एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाए अगर आपको चाइल्डहुड में, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ब्यूटी और हेल्थ को लेकर अपनी कोई आपके स्पेसिफिक आइडिया आपके मन में चल रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप फैशन इंडस्ट्रीज़ या फिर किसी भी एक्टर से आप इन्फ्लुएंस हो जाओ, उस तरीके से ये भी आपका प्रमोट करता है एनोरेक्सिया को। या फिर हाई लेवल जो आपका हो इमोशनल रेजिस्टेंस का, या फिर कंट्रोल ओवर द ओन बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन और बिहेवियर को कंट्रोल ना कर पाता हो, बहुत ज़्यादा ही लो लेवल हो उसका, किसी भी इमोशन को बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हो, उस केस में ये एनोरेक्सिया जो होती है प्रमोट होती है। जैसे कोई बात हो गई, कोई उसके साथ में कुछ गलत हो गया, तो खाना पीना छोड़ देता है, पहला काम ये करता है। धीरे धीरे ब्रेन को फिर उसकी आदत लग जाती है। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए मेडिटेशन थेरेपी का यूज़ करते हैं। दूसरा मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, और थेरेपीज़ का यूज़ कर सकते हैं। थेरेपीज़ में आता है सपोर्ट ग्रुप, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलेक्टियल बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग थेरेपी, फैमिली थेरेपी, फैमिली पर्सन से बोलते हैं कि इसका सपोर्ट करो। बिहेवियर थेरेपी मतलब कि उसके साथ में अच्छा बिहेवियर करो। साइकोथेरेपी करते हैं, उसके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। मेडिटेशन में SSRI नाम की एक ड्रग्स होती है, उसका यूज़ करते हैं, जो कि सेरोटोनिन को कंट्रोल करती है। सेरोटोनिन एक केमिकल होता है जो कि आपकी बॉडी में जनरेट होता है जब भी आप कोई फीलिंग, अच्छी फीलिंग आप खाते हो, अपने ब्रेन में आपको फील होता है, कोई बहुत खुशी वाली बात आपको फील होती है, उसके इसमें आप सेरोटोनिन जो होता है आपका ब्रेन रिलीज़ करता है। देन बुलिमिया नर्वसा पे आ जाते हैं। बुलिमिया और एनोरेक्सिया में केवल इतना डिफरेंस है कि बुलिमिया में आदमी पहले खाना खा लेता है, और फिर खाना खाने के बाद उसको लगता है कि अब मैंने ज़्यादा खा लिया है, तो अब मुझे इसको बाहर निकाल देना चाहिए, मेरी बॉडी में फैट नहीं डिपॉजिट होना चाहिए। जबकि एनोरेक्सिया में क्या होता है, पर्सन खाना ही नहीं खाता है,
तो बुलिमिया इज सेम एज द एनोरेक्सिया, जो भी इसके सिम्टम्स आएंगे वो सब सेम आएंगे. सो सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर मार्क बाय द बिंजिंग. बिंजिंग का मतलब होता है खाना जैसे ही दिखता है वैसे उसके ऊपर टूट पड़ना. एंड फॉलोड बाय द मेथड ऑफ अवॉइड द वेट गेन. और ऐसे मेथड्स को फॉलो करना जिससे कि वो खाना एसिमुलेट ना हो पाए और हमारी बॉडी में वेट गेन ना हो. सो पीपल विद दिस बिंज ईटिंग कंडीशन, they can take the steps to avoid the weight gain. Most commonly this means vomiting, but it can also means the excessive exercise or fasting. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर्सन उल्टी ही करके निकालेगा. उसके अंदर अगर ऐसा एहसास हो जाता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैंने खाना खा लिया, तो उस केस में वो फास्ट रखेगा 5-10 दिन तक और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेगा उस ड्यूरेशन में, ताकि वो जो फैट उसके अंदर डिपॉजिट होना था एसिमुलेट होने के बाद वो ना हो पाए. तो अब इसके टाइप्स देख लेते हैं. इसके टाइप्स वही सेम होते हैं, पर्जिंग टाइप्स और नॉन पर्जिंग टाइप्स. पर्जिंग टाइप में वो उल्टी करेगा और नॉन पर्जिंग टाइप में वो एक्सेसिव एक्सरसाइज और फास्ट रख के अपना जो भी एक्सेस फूड है उसको बाहर कर देगा. एक्सेस क्या मतलब वो पूरा जो भी खाया पिया है वो सब निकाल देता है. देन सिम्टम्स क्या होते हैं. इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं जो कि आपके एनोरेक्सिया में मैंने बताए थे, लेकिन बस खाली इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है कि माउथ से बैड ऑर्डर आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार उल्टी करता है, क्योंकि एनोरेक्सिया में बंदा खाना ही नहीं खाता है. और यहाँ पर क्या है कि खाना खा रहा है बहुत ही बिंज तरीके से, बिल्कुल खाना देखते ही टूट पड़ रहा है, पेट भर के खाना खाता है और फिर उसके बाद उसमें बहुत सारा खाना जो है वॉमिट करके निकालता है. तो उस केस में खाने के साथ साथ एसिड्स भी होते हैं हमारे स्टमक में, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो सारे आपके टीथ से आके रिएक्ट करते हैं और टीथ में येलोइशनेस आ जाती है और माउथ से बैड ऑर्डर आने लगती है. डेंटल कैविटीज़ भी हो सकती है. गैस्ट्रोनॉस्टल इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइल प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्ट बर्न्स और इन्फ्लेमेशन हो सकता है ऑस्फेगस में. बॉडी वेट जो होता है उस केस में, क्योंकि ये खाना बंदा खा रहा है, पेट भर के खा रहा है, जबकि एनोरेक्सिया में बंदा खाना ही नहीं खा रहा था, तो यहाँ पर उसका वेट में जो होता है चेंजेस बहुत कम आते हैं या फिर ना के बराबर आते हैं, क्योंकि बॉडी इतनी देर तक अब्जॉर्व कर चुकी होती है फूड को जितना उसको ज़रूरत होती है. बाकी जितने भी इसमें सिम्टम्स थे वो सेम है एनोरेक्सिया के जैसे. कॉजेज इसके जो भी हैं एनोरेक्सिया के कॉजेज होते हैं सेम रहते हैं. देन ट्रीटमेंट इसका क्या करते हैं कि इसकी बिंज पर्च की एक साइकिल होती है. अगर मैंने इस साइकिल में कोई भी एक सिचुएशन को ब्रेक कर दिया तो उसमें रिलीफ मिल सकता है. बिंज पर्च का मतलब कि वो खाना खाता है, देखते ही उसको पेट भर खाना खाना है, फिर उसके बाद उसको पर्च करना है. अगर मैं इसमें से कोई भी एक साइकिल का कोई भी एक एलिमेंट को ब्रेक कर दूं तो इस सिचुएशन से उसमें रिलीफ मिल सकता है. बाकी इसका जो तरीका है इससे रिलीफ करने का, वो थेरेपीज़ जो होती हैं जितनी भी आपको एनोरेक्सिया में बताई गई थी वो सारी की सारी थेरेपीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर भी लागू होंगी. डिफरेंस मैंने आपको पहले से बता दिया है कि एनोरेक्सिया में जो पेशेंट होता है वो खाना खाने से ही मना कर देता है, जबकि बुलिमिया में बिंज ईटिंग करता है, पेट भर के खाना खाता है फिर निकालता है. और दूसरा इसके अंदर ये डिफरेंस है कि जो एनोरेक्सिया का पेशेंट होता है उसका वेट लॉस हो जाता है, बहुत ही पतला दुबला दिखता है, हड्डियाँ तक दिखने लगती है, जबकि बुलिमिया में जो पर्सन होता है उसका नॉर्मल वेट रहता है या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. उसके बाद एक डिसऑर्डर होता है, यहाँ पर डिस्कस कर लिया है मैंने, ऑर्थोरेक्सिया का बोलते हैं. इसमें पर्सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक किसी पर्टिकुलर फूड के लिए या फिर पर्टिकुलर प्योरिटी ऑफ द फूड के लिए ज़्यादा ही अफेक्शनेट रहता है. उसको कोई भी चीज़ अगर आप दोगे तो वो पहले ये 10 सवाल पूछेगा आपसे कि क्या ये खाना बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बनाया गया है, इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ है क्या वो प्योर फॉर्म में था. अगर आप उसको कोई मिल्क का प्रोडक्ट दोगे क्या वो मिल्क बहुत प्योर था, खाना जहाँ बना है बहुत ही ज़्यादा प्योर तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से बनाया गया है. तो ये जो डिसऑर्डर होता है उसको ऑर्थोरेक्सिया बोलते हैं, कि उसको खाना चाहिए बहुत ही साफ़ सुथरा, किसी भी पार्टी वगैरह में जाने से, गैदरिंग में जाने से अवॉइड करता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता है खाना कहाँ बना हुआ है. और अगर खाना खाएगा भी तो कुछ सिलेक्टिव चीज़ खाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए. तो वो ऐसी चीज़ें खाता है जो कि उसको पहले से ही पता है कि अच्छा ये नेचुरल लकरिंग है, बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलेगी मुझे, जैसे कि आपकी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो वो उसी के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी बना लेता है. तो उससे आपकी न्यूट्रिशनल जो इम्बैलेंस है, जो बैलेंस डाइट के बारे में आपको बताया गया था पहले, वो डिस्टर्ब हो जाती है. देन इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ऑर्थोरेक्सिया के. फिजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं कि खाने में न्यूट्रिएंट्स बराबर नहीं मिलेंगे उसको, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक जो होती है, मेटाबॉलिज्म जो होती है इफेक्ट करेगी और बॉडी जो होती है कमज़ोर हो जाती है. साइकोलॉजिकली वीक हो जाता है, क्योंकि उसके मेंटल जो ब्रेन को जितने न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे. दूसरा उसके मन में हमेशा ये फिनोमेना रहती है कि कोई भी चीज़ मुझे मिल रही है वो प्योर है, क्लीन है कि नहीं है, हर एक बाइट लेने से पहले वो 10 बार सोचता है. तो उसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वो भी मतलब साइकोलॉजिकल जो क्राइटेरिया है वो भी अफेक्टेड हो जाता है. देन सोशल इफेक्ट, सोशल गैदरिंग में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है, अलग थलग बना रहता है, उसको सोसाइटी से बाइकआउट कर दिया जाता है.
ये उसके ऑर्थोरेक्सिया के इफेक्ट होते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द हेल्दी बॉडी वेट। हेल्थी बॉडी वेट की अगर बात करें तो BMI के बारे में बात करेंगे। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, सिंपल सा फार्मूला होता है वेट इंटू किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय द हाइट इन द मीटर्स स्क्वायर। और इसकी जो लिमिट्स होती है ये यहाँ पर एक चार्ट टेबल डिफाइंड की गई है, ये अपने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफाइंड है। अगर वेट BMI की वैल्यू अगर 18.5 से बिलो है तो अंडर वेट है, 18.5 से 24.9 तक है नॉर्मल है, 25 से 29.9 तक है ओवर वेट है, 30 से 34.9 तक है तो ओबेस है, और अगर 35 से भी ज़्यादा है तो एक्सट्रीमली ओबेस सिचुएशन आ जाती है। मेथड्स टू कंट्रोल द बॉडी वेट, अपने बॉडी वेट को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो एक पहला तो आपके मन में यही ऑब्जेक्टिव आ रहा होगा कि आप डाइटिंग पर चले जाओ तो आपका वेट जो है कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, इसके जस्ट बात वही है। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि सेट रियलिस्टिक गोल। अगर आपको ओवर वेट है या फिर आप अंडर वेट है तो आपको एक रियलिस्टिक गोल डिसाइड करना चाहिए जो कि फुलफिल हो सके। जैसे कि मुझे पर डे 500 ग्राम्स को कम या ज़्यादा करना है। अब ऐसा गोल नहीं रखना चाहिए कि मुझे 10 kg एक दिन में कम करना है, वो पॉसिबल नहीं है। देन स्ट्रेस ऑन द हेल्थ नॉट ऑन द ओवर वेट। आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ये अपने वेट के ऊपर ध्यान देना बंद कर दीजिए कि मैं ज़्यादा मोटा हूँ ज़्यादा पतला हूँ। दैट्स नॉट वरीड अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ कि मैं हेल्दी हूँ कि नहीं हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। देन कट द कैलोरीज, आप जो खाना खाते हैं उसमें से कैलोरीज खाना कम कर दीजिए। कैलोरीज की वैल्यू जो होती है उसको लेना कम कर दीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाने में कोई चीज़ कम कर दें, न्यूट्रिएंट्स आपको बराबर लेने हैं। बैलेंस डाइट में जो जो कंटेंट्स हैं वो भी बराबर लेने हैं आपको, बस खाली उनकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर देना है रिस्पेक्टिव अमाउंट में। देन एक्टिव लाइफ स्टाइल, खेलना कूदना चाहिए, वॉकिंग पे जाना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, जो भी एक्सट्रीमली हार्ड वर्क है वो भी कभी कभी करना चाहिए। देन ब्रिंग आउट द सपोर्ट, अपने आसपास के जो भी सोशल पर्सन है, सोसाइटी से, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उन सबको बोल के रखना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, मैं पतला होना चाहता हूँ, मोटा हूँ। तो आपको अप्रिशिएट करें जब भी आप कभी अपना कोई भी छोटा से छोटा गोल भी अचीव कर लें। और आप अगर कुछ खा पी रहे हैं तो उसका ध्यान रखें। देन योगा, योगा के बारे में आप लोग लास्ट क्लास में बहुत डीपली पढ़ चुके हैं, तो योगा बहुत ही बेनिफिशियल है और हेल्प करता है आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में। देन अवॉइड द फैटी एंड द रिच कार्ब्स फूड, बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे पेस्ट्री हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए। रिच कार्ब्स फूड में आपका शुगर के फूड्स आ गए हैं, राइस आ गया है, उनको कम खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, एक लिमिट पे खाना है। देन अवॉइड द फास्ट फूड, फास्ट फूड बहुत कम खाना चाहिए क्योंकि वो तो पूरा का पूरा फैट से ही मिलकर बनता है, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में। देन अवॉइड द ओवर ईटिंग, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इतना ही खाना चाहिए जितना कि आपको भूख कम लगती रहे। ऐसा नहीं है कि आपने पेट भर के खाना खा लिया और फिर उसके बाद आराम से पड़े हुए हैं। आपको उतना खाना चाहिए कि आपकी भूख जो है वो थोड़ी थोड़ी लगी रहे, पूरा पूरा पेट भर के नहीं खाना है कभी भी। देन फ्रिक्वेंसी ऑफ द ईटिंग, उसको बढ़ा देना चाहिए। आप एक बार में, आप पूरे दिन में 2 बार खाना खाते हैं तो उसको 4 बार में खाइए, 5 बार में खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड ना पड़े और आपका फूड भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलते रहें। डोंट स्किप द मील्स, मील्स को जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से लेते रहना चाहिए। जैसे आपने फिक्स किया हुआ है कि मुझे हर 4 घंटे में खाना खाना है और थोड़ा सा थोड़ा खाना खाना है, डिवाइड कर लिया पूरे दिन की डाइट को, उसी हिसाब से आपको मील लेना चाहिए। अगर आपने एक भी मील स्किप कर दिया तो आपका सीधा जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपके मेटाबॉलिज्म रेट को। आपकी जो भी मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगी क्योंकि आपको एनर्जी रिजर्व जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। आप नया एनर्जी रिसोर्स तो उसको दे नहीं रहे हो, आपको उसको बचे हुए एनर्जी रिसोर्स में ही काम चलाना है, तो आपकी जो एक्सपेंडिचर है उसको वो कंट्रोल कर लेता है। तो आप आलसी और स्लगिश हो जाओगे। ठीक है, जिस तरीके से नागफनी होता है वो वाटर इवेपोरेशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो पत्तियां होती हैं उनको कांटे में बदल लेता है, उसी तरीके से आपकी बॉडी जो होती है वो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को डाउन कर देगी। आप धीरे धीरे काम करोगे, थोड़ा सा काम करोगे थक जाओगे। फिर अवॉइड द ड्रिंक, ड्रग्स एंड स्मोकिंग, जो भी पर्सन्स ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, सीधे आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जो भी हार्मोन्स बनते हैं उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से आपके बाकी प्रोसेस भी अफेक्ट करती हैं, तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। देन बैलेंस इनटेक एंड एक्सपेंडिचर, जितना खाइए उतना काम करके उसको बराबर कर दीजिए। ऐसा नहीं है खा लिया है फिर काम नहीं किया कुछ, या फिर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और खाते पीते कुछ नहीं है। देन कम ऑन द डाइटिंग। डाइटिंग होती क्या है? डाइटिंग को सिंपली आप यही समझते हैं कि खाना पीना कम कर दीजिए और पतले दुबले हो जाएंगे, तो दिस इज़ डाइटिंग। ओके, वेरी गुड, लेकिन ये आपकी बॉडी को सेवरली अफेक्ट करती है क्योंकि अब जब खाना पीना कम करते हैं तो आप जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी प्रोपोर्शन में, जितने भी क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए था, वो लेना बंद कर देते हैं।
तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, बॉडी सिक हो जाती है। दूसरा, मेटाबॉलिक रेट के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि आप जैसे ही खाना के स्किप करोगे तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए धीमी हो जाती है, तो आप स्लगिश और आलसी हो जाओगे। देन पिटफॉल एंड द डेंजर ऑफ द डाइटिंग। डाइट करने से आपको क्या क्या डेंजर हो सकते हैं, तो एक सिंपल से फिगर से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि आपके बॉडी में दो रिसोर्स होते हैं एनर्जी के। फर्स्ट इज़ द प्राइमरी रिसोर्स, सेकंड वन इज़ द सेकेंडरी, दैट इज़ फैट्स। आपकी बॉडी में दो रिसोर्स होते हैं, एक होता है जो कि आप नॉर्मली ईटिंग करते रहते हो, वो तो उसका यूज़ करती रहती है एनर्जी कन्वर्ट करने में जैसे, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको फैट के रूप में डिपॉजिट करके रख लेती है। अब फैट के केस में क्या होता है कि आप को जब भी सेवियर केस में ज़रूरत पड़ती है तो वो फैट वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका प्राइमरी रिसोर्स पहले कम है और मान लीजिए कोई फैट पर्सन है तो उसका सेकेंडरी रिसोर्स जो कि फैट है वो बहुत ज़्यादा है। अब उसने डाइटिंग शुरू की इस पोजीशन से, इस स्टेप से अगर वो डाइटिंग शुरू करता है तो यहाँ पर उसका प्राइमरी रिसोर्स जो है वो तो उतना ही रहा, ये जो वैसल है जो भी कैपेसिटी है आपके प्राइमरी रिसोर्स की वो तो उतनी रहेगी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बॉडी उसको धीरे धीरे कम करता जाएगा और सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो कम हो जाएगा। तो डाइटिंग आप जब भी शुरू करते हो तो थोड़े दिन के लिए आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका जो वेट होगा बहुत ही कम हो जाएगा, आप बहुत पतले दुबले दिखने लगोगे। लेकिन जैसे ही ये सेकेंडरी रिसोर्स आपका खत्म होता है और फिर उसके बाद आप कहते हो आप अच्छा मैं पतला हो गया हूँ, मैं वापस खाना पीना शुरू कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि आपका प्राइमरी रिसोर्स वैसल कैपेसिटी तो उतनी ही है एनर्जी को कंजर्व करके रखने की। अब की बार बॉडी क्या करेगी कि लास्ट टाइम मैंने इतना रखा था तो भी कम पड़ गया था, तो अभी क्या करेगी वो सेकेंडरी का साइज और डबल कर देगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आपने डाइटिंग शुरू कर दी, सपोज दैट आपका जो वेट था वो 90 kg था, तो अब की बार आपका वेट जो पुट ऑन करेंगे वो 120 kg हो जाएगा। और अगर हेल्दी वेट की बात करें तो हेल्दी वेट के केस में हमको क्या करना है कि प्राइमरी स्टोरेज का जो भी आपका इनपुट और आउटपुट है उसको हमको बढ़ाना है, तो अपने जो प्राइमरी स्टोरेज है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। मीन्स आप जितना एक दिन में खाना खा रहे हो उसके अगेंस्ट पे उतना काम करके उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, उसको बचा के रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा आपकी बॉडी को लगेगा कि हाँ ये जो एनर्जी है हमको इतनी डिसिपेट करनी है, तो वो अपने वेसल का जो प्राइमरी स्टोरेज है उसको बढ़ा लेगा। क्लियर? तो डाइटिंग जो होती है वो डेंजरस होती है इस केस में कि आपने एक बार दोबारा गिव अप कर दिया, आप एक बार पतले दुबले हो गए, आपने दोबारा से खाना शुरू किया, तो उस केस में पहले तो अपने न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करेगी, प्राइमरी सेल्स को फिल करेगी, फिर उसके बाद अपनी जो सेकेंडरी है स्टोरेज उसको बड़ा करके वो फिल कर लेती है, तो आप जो डबल वेट पुट ऑन कर लेते हो। देन कम टू द पिटफॉल। अब इसके पिटफॉल्स होते क्या क्या हैं, डेंजर क्या क्या है डाइटिंग करने से, तो एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ द कैलोरी, आपकी बॉडी में खाने की कमी हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को बराबर से नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन्स भी आते हैं। अब विटामिन से क्या क्या डिसीजेज हो सकती हैं वो सब आप पहले के स्लाइड्स में या फिर पहले के लेक्चर्स में देख सकते हो, वहाँ से रेफर कर लीजिए। देन स्किपिंग द मील्स, जैसे कि मैंने बताया सीधे मेटाबॉलिक रेट को फर्क करते हैं और आपकी जो प्रोसेस है वर्किंग कैपेसिटी है वो सीधे सीधे डाउन हो जाएगी। उसके बाद कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं लिक्विड डाइट लूँगा जिससे कि मेरी डाइटिंग बनी रहे, बहुत ज़्यादा जूस लेते हैं। अब जूस से कितना पेट भरेगा आदमी का, ठीक है, तो जूस बहुत ही हाई लेवल में कंज्यूम कर लेते हैं, तो जितना उनको खाने से कैलोरी नहीं मिलती उतनी ज़्यादा उनको जूस से मिल जाती है, और ये लिक्विड डाइट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एसिमुलेट होते हैं। देन अंडर एस्टिमेट द कैलोरीज, कई बार ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि बहुत ही कम खाएंगे और उस कम के चक्कर में हम बहुत हाई कैलोरी फूड ले लेते हैं। जैसे कि एक रसगुल्ला होता है उसके अंदर 5000 कैलोरीज होती है और एक रोटी जो होती है उसके अंदर 50 कैलोरीज होती है, तो आपने अपना 4 दिन खाना नहीं खाया तो आपको कोई कैलोरी नहीं मिली और फिर 5वें दिन जाके एक रसगुल्ला खा लिया, सीधे 5000 कैलोरीज। ठीक, पेट तो नहीं भरेगा लेकिन वेट अपने आप आ जाएगा। तो उस केस में जो डाइटिंग है वो वर्क नहीं करती है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद इंटेक ऑफ द लेबल्ड फूड, कई फूड्स होते हैं उनके ऊपर मार्क होता है कि ये फैट फ्री है, शुगर फ्री है, आपको लगता है कि अच्छा ये फैट फ्री है इसको जितना मर्जी उतना खा सकते हैं, तो इन दैट केस वो प्रोडक्ट या फिर फूड जो आइटम है जिसके ऊपर शुगर फ्री या फैट फ्री लिखा हुआ है वो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा ही, कार्बोहाइड्रेट होगा या तो प्रोटीन होगा। आप उस चीज़ का इंटेक करोगे तो आपकी बॉडी उसको वापस एक्सेस होने पर कन्वर्ट करके फैट के फॉर्म में ही रखती है डिपॉजिट करके। तो ये मिसकंसेप्शन है कि अगर आप फैट फ्री या फिर
शुगर फ्री फूड को खाओगे कितना भी खा लो कोई इफेक्ट नहीं करता है। देन नॉट परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज, अगर कोई पर्सन डाइटिंग कर रहा है आप उससे बोलोगे कि भाई एक्सरसाइज कर लो तो उसके पास पावर ही नहीं है, कहाँ से एक्सरसाइज करेगा, उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो लो हो गई है, तो उसके पास में एनर्जी नहीं बची है किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की। तो ना तो वो एक्सरसाइज करता है और ना ही वो ये सोचता है कि मुझे ज़रूरत है क्योंकि मैं तो पतला हो ही रहा हूँ और मुझे ज़रूरत क्या है। तो ये आपकी बॉडी को सेवरली इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद आता है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है कि कुछ पर्सन्स होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को पचाने की कैपेबिलिटी नहीं रह जाती है। जैसे सपोज दैट कुछ लोग होते हैं लैक्टोज के अगेंस्ट में सेंसिटिव होते हैं, उनको लैक्टोज का इंटॉलरेंस होता है, वो दही खाएंगे वैसे ही उनको उल्टी होने लगती है, डायरिया होने लगता है। तो इस ये जो फिनोमेना है, ये जो सिम्टम है, ये इसके रिस्पॉन्सिबल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसकी वजह से ये इंटॉलरेंस होती है। सपोज दैट किसी को फिश से है इंटॉलरेंस, किसी को, कुछ लोगों को आटे से इंटॉलरेंस होती है, वो रोटियां नहीं खा सकते हैं। सिम्टम्स में इसके न्यूशिया आती है, बेहोशी आ जाती है, ब्लॉटिंग होती है, पेट फूलता है या फिर डायरिया हो जाता है। ठीक, उसके बाद आता है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी और इंटॉलरेंस में केवल इतना डिफरेंस है कि एलर्जी के केस में रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इम्यून सिस्टम। जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने लिया है वो न्यूट्रिएंट्स हमारा इम्यून सिस्टम उसको बैक्टीरिया या फिर वायरस अटैक समझता है। तो वो जैसे ही हमारी बॉडी में इनटेक होता है हमारी बॉडी उसको रेक्टिफाई करने लगती है, उसके अगेंस्ट में लड़ने लगती है और उसका साइड इफेक्ट एज अ रैशेस के फॉर्म में हमारी बॉडी पे दिखाई दे सकता है या फिर सिवियर केस में डेथ भी हो सकती है। तो कई बार क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि फूड एलर्जी क्या होती है या फिर फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बस इतना ही रहता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का रिस्पॉन्स है। फूड माइट्स क्या होते हैं? माइट्स को अगर एक्चुअल में डेफिनेशन पे जाएं तो ट्रेडिशनल स्टडी एक्सेप्ट्स इट एज हिस्ट्री सेवियर टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड व्यू ऑफ द पीपल। इसको कथा कहानी या किस्सा बोलते हैं, दादी माँ की कहानी या किस्सा, लेकिन एक्चुअल में ये जो होते हैं फॉल्स होते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं तो हम लोग उसको सच मान लेते हैं। तो हम लोग आगे ऐसे ही कुछ फूड मैथ्स की बात करेंगे। पहला है कि पोटैटो मैक्स यू फैट, ज़्यादा आलू खाने से आप मोटे हो जाओगे। तो पोटैटो जो होता है एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। आपको कभी बहुत ज़्यादा भूख लगे आप ट्राई करिएगा, आप बॉयल्स पोटैटो खा लीजिए, आपकी भूख बिल्कुल शांत हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको एक लिमिट में खाते हो तो आपकी फ़ैट में कन्वर्ट नहीं होती है। अगर आपने एक्सेसिव अमाउंट में खा लिया, बहुत ज़्यादा कि पोटैटो है खा सकते हैं, तो ये आपके फ़ैट में डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है इसलिए माइथ है एक। नेक्स्ट वन इज़ द फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू टू लॉजिंग वेट। जो भी लेबल्ड फूड होते हैं, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि आप सोचते हो कि अच्छा इसमें फ़ैट नहीं है, इसमें शुगर नहीं है, कुछ भी कितना भी क्वांटिटी में खा लो, तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स तो इंग्रेडिएंट्स तो रहेगा ही रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन रहेगा, वो फाइनली आपकी बॉडी में जाकर फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। देन थर्ड वन इज द एग इज द इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। कोई भी एग होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है लो डेंसिटी लिपिड होती है, जो कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। देन एग जो होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के अलावा बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इतना ही होता है जितना आपकी डे टू डे लाइफ में ज़रूरी होता है आपकी बॉडी को। तो अगर इसको सफिशिएंट अमाउंट में लिया जाए तो ये कोई भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए माइथ है। दैन ड्रिंकिंग वाइल द ईटिंग मेक्स यू फैट। ये बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है कि बाबा जी ने बोला है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, हमारे पेट में जो है डाइल्यूट हो जाता है, जो आपकी जठराग्नि है वो शांत हो जाती है और फिर आपका डाइजेशन जो होता है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में स्टडी में देखा गया है कि आपका जो वाटर लेते हैं वो आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में, उसको लिक्विफिकेशन में मदद ही करता है, कोई भी इसका बैड इफेक्ट नहीं आता है। तो ये एक माइथ है। देन स्टार्व टू लूज़ द वेट। अगर आप भूखे रहेंगे तो आप पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप डाइटिंग में देख सकते हो, जो कि आपको अभी एक्सप्लेन किया गया है। देन उसके बाद फ़िश और मिल्क को अगर एक साथ लिया जाए तो आपको एलर्जीज़ हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। तो स्टडीज़ में से देखा गया है कि ये दोनों प्रोटीन देते हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इनका प्रोटीन है। एक में मायोसिन की फॉर्म में पाया जाता है, एक में केसिन की फॉर्म में पाया जाता है। दोनों को साथ में लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये भी एक माइथ है। देन एक्सरसाइज वेक यू ईट मोर। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आप खाना भी ज़्यादा खाओगे, ये भी एक तरीके का माइथ है। क्यों? क्योंकि स्टडी में देखा गया है कि नॉर्मल जो पर्सन होता है जब हार्ड वर्क करता है तो भी उतना ही खाता है, कम काम करता है तो भी उतना ही खाता है। जितने भी हमारे लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, मूलिया होते हैं, वो सारे के सारे जितना नॉर्मल ईटिंग करते हैं अपने
वर्किंग डेज में उतनी ही ईटिंग करते हैं जब वो फ्री होते हैं या फिर वेकेशन पे रहते हैं। तो उनकी जो ईटिंग और नॉन ईटिंग जो कैपेसिटी रहती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो चाहे वर्क करें या फिर ना करें, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनकी डाइट पर। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। तो फाइनली इसी के साथ में ये कथा जो होती है वो समाप्त होती है, चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।